लेकिन दोस्तों कुछ लोग जैसे करण थापर, रवीश कुमार और कुछ और यूट्यूबर्स हैं, ये इन आरोपों पर बहुत एक्साइटेड हैं। ये लोग अपने आप को बड़े पत्रकार कहते हैं। देखिए, पूर्व सीआरपीएफ चीफ दिलीप त्रिवेदी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने गाड़ी में बारूद रखकर खुद को उड़ा लिया हो, यानी चाहे जो कर लिया जाता, ये हमला होना तय था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट लिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती है, वहां से कंफर्म होकर आती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री की देखिए 14 फरवरी 2019, जिसको देश में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। इस घटना को लगभग 4 साल हो चुके हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई, किसने किया, कैसे किया, कितना आरडीएक्स था, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से पुलवामा हमला फिर से चर्चाओं में है और इन चर्चाओं के पीछे की वजह है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने एक जर्नलिस्ट करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और यह इंटरव्यू काफी वायरल भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जैसे करण थापर, रवीश कुमार और कुछ और यूट्यूबर्स हैं, ये इन आरोपों पर बहुत एक्साइटेड हैं। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस आंख बंद करके सत्यपाल मलिक की सारी बातों को सच मानकर पूरे देश में माहौल खड़ा कर दिया है। ये लोग अपने आप को बड़े पत्रकार कहते हैं, रिसर्च करते हैं ये लोग। तो देखिए, आज इनके इस इंटरव्यू का और सत्यपाल मलिक साहब के लगाए आरोपों का थोड़ा एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और ये कुछ पत्रकार आम जनता को कितना मूर्ख समझते हैं और ये उन्हें मूर्ख कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये जान लेते हैं कि इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो देखिए, मलिक साहब ने पहला आरोप तो ये लगाया कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। सीआरपीएफ ने उनके जवानों को श्रीनगर ले जाने के लिए गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट्स मांगे थे, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी बाय रोड नहीं जाता, सड़क के रास्ते नहीं जाता, लेकिन गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। दूसरा आरोप मलिक साहब ने यह लगाया कि जब इस घटना के बाद मैंने प्रधानमंत्री को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, तुम इस पर अभी कुछ मत कहना। और तीसरा आरोप इन्होंने लगाया है कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई खास नफरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट कि सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से मना कर दिया। मलिक साहब ने कहा कि इतना बड़ा कॉन्वॉय जिसमें करीब 2500 जवान थे, ये कभी भी सड़क के रास्ते नहीं जाते हैं। अब देखिए, इसमें मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा, जिसे बाकी लोगों ने अपने मन गढ़ंत चीजें चलने दी। इस पर सीआरपीएफ और आर्मी के ही ऑफिसर्स का क्या कहना है ये जानते हैं। देखिए, पूर्व सीआरपीएफ चीफ दिलीप त्रिवेदी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने गाड़ी में बारूद रखकर खुद को उड़ा लिया हो, और इसके लिए तब तक जब ये हमला हुआ था तब तक कोई तरीका या एसओपी सोचा ही नहीं गया था, यानी चाहे जो कर लिया जाता, ये हमला होना तय था। इसके लिए हमें चरमपंथियों से निपटने के नए तरीकों को खोजना होगा। ये शब्द थे एक्स सीआरपीएफ चीफ के। अब मलिक साहब ने कहा कि इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी बाय रोड नहीं जाता, लेकिन रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के अकॉर्डिंग जवानों का बड़ा कॉन्वॉय हमेशा बाय रोड ही जाता है और ये हमेशा से जाता रहा है। एक्स सीआरपीएफ चीफ दिलीप त्रिवेदी जी के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर्स या बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ मिशन पर किया जाता है और ये जवान उस दिन किसी मिशन पर नहीं जा रहे थे, ये ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे। और देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने रवीश कुमार को जो इंटरव्यू दिया तो उसमें रवीश कुमार ने पूछा था कि ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं गुजरता है, क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है? तब सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि नहीं, मैं जानता नहीं हूं कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल है या नहीं, ये कहीं लिखित में है या नहीं, पर यह रिवाज है कि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है। मतलब सर, एक इंटरव्यू में कुछ और दूसरे इंटरव्यू में कुछ। इन्होंने एक बात और कही कि मुझसे पूछा नहीं गया, सीआरपीएफ तो अपने हिसाब से ही काम करती है। तो सर, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो या पूरी आर्मी की बात करें, ये सभी अपने हिसाब से ही काम करते हैं। इनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, इनकी हर एक चीज प्री प्लान्ड होती है, कहाँ से निकलेंगे, कब निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे, एक एक चीज। अब देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने इसी इंटरव्यू में एक और बात कही। सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि इस घटना के बाद अगर मैं गृह मंत्री होता, जो कि उस वक्त राजनाथ सिंह जी थे, तो मैं गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देता। चलिए ठीक है, तो सर आप भी तो राज्यपाल थे, आप दे देते इस्तीफा, आपने क्यों नहीं दिया? अब देखिए, दूसरे आरोप पर बात करें उससे पहले एक और बात। सत्यपाल मलिक जी ने इसी इंटरव्यू में राष्ट्रपति मुर्मू जी के बारे में एक ऐसी बात कह दी कि मतलब क्या ही कहें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट लिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती है, वहां से कंफर्म होकर आती है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति दिन भर में किससे मिलेंगे और किससे नहीं, ये पीएमओ तय करता है और वो उन्हीं से मिलती है। और सुनिए, उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए क्या लाइन यूज की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री की कठपुतली हैं। अरे सर, आप भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा तो सोच समझ के बोलिए। और हाँ, इसमें भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा बताया गया कि अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ जाती है, वहां से कंफर्म होकर आती है।
ऐसा उन्हें बताया गया। मतलब कि सत्यपाल मलिक जी किसी की कई बातों को देश की जनता के सामने रख रहे हैं और करण थापर साहब भी इन सारी बातों को देश के सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि ये 100% सच ही है। चलिए, दूसरा आरोप मलिक साहब ने यह लगाया कि जब इस घटना के बारे में मैंने प्रधानमंत्री को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि तुम इस पर चुप रहो, तुम इस पर अभी कहीं कुछ मत कहना। तो देखिए, मलिक साहब ने इसमें डिटेल में बताया कि जब यह घटना हुई तो मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन लगाया था, लेकिन वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग करा रहे थे और नेशनल कॉर्बेट पार्क में किसी तरह का कोई सिग्नल या नेटवर्क नहीं होता है, इसीलिए उन्हें कॉल लगी नहीं। फिर वहां से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री ने मुझे एक ढाबे से कॉल किया और पूछा कि हाँ बताओ सत्यपाल, क्या बात है। अरे सर, क्या बोल रहे हो आप, वो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो हमारी तरह सैमसंग एमआई यूज नहीं करते, वो RAX रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन या फिर सैटेलाइट फोन इसका इस्तेमाल करते हैं जो मिलिट्री फ्रिक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं और NTRO और DT जैसी एजेंसीज कंटिन्यू इनकी निगरानी करती है। अगर एक सेकंड के लिए भी इनका कनेक्शन टूट जाए तो हड़कंप मच जाता है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के हर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए ये चीज लागू होती है। चलिए, फिर भी अभी के लिए इसको मान लेते हैं कि आपने फोन लगाया पर लगा नहीं, लेकिन आपने ही कहा कि उन्होंने वहां से निकलकर आपको ढाबे से फोन लगाया। प्रधानमंत्री ढाबे से फोन लगा रहे हैं, मतलब SPG PM के लिए जो रूटीन तय करती है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, इसका तो कुछ नहीं। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने आपको ढाबे से फोन लगाया और पूछा कि हाँ बताओ सत्यपाल, क्या बात है। सर, आप ही कह रहे हैं कि वो नेटवर्क में नहीं थे, उनको फोन लगा ही नहीं, तो उनको ये कैसे पता चल गया कि सत्यपाल मलिक जी उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, इसी इंटरव्यू में मलिक साहब इसी बात पर बाद में क्या कहते हैं, जब करण थापर दोबारा ऐसा ही कुछ सवाल पूछते हैं तब, कि नहीं, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया था, उनका मुझे कॉल आया था, क्योंकि मुझे तो पता था वो नेशनल कॉर्बेट में है, वहां फोन नहीं लगेगा। मतलब सर, एक ही इंटरव्यू में कितने विरोधाभास हैं। शायद आपको जो स्क्रिप्ट दी गई थी या तो वो आपने ठीक से याद नहीं की या स्क्रिप्ट में ही गड़बड़ थी। अब देखिए, तीसरा ब्लेम जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर लगाया है वो ये कि प्रधानमंत्री को करप्शन से यानी भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। अब देखिए, इसी इंटरव्यू में जब ये बातचीत आगे बढ़ती है तो करण थापर, जो अभी एकदम 7वें आसमान पर है खुशी के मारे, वो इनसे फिर से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। तब मलिक साहब तुरंत अपने बयान से पलटी मार जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री इन्वॉल्व नहीं है। दोस्तों, एक्चुअली ये जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक को रिश्वत देने के एक मामले में ये बातचीत चल रही थी। तब मलिक साहब ने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई खास नफरत नहीं है। लेकिन जब सत्यपाल मलिक कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने इसमें मेरा साथ दिया था, और सत्यपाल मलिक इतना कह ही रहे होते हैं कि करण थापर तुरंत उनकी बात काट देते हैं और टॉपिक चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की तारीफ होती दिख रही थी, उनको यहाँ पर सही होता दिखाया जा रहा था, तो ऐसा में इनका प्रोपेगेंडा फेल हो सकता था। और ऐसा इसी इंटरव्यू में बाद में भी होता है। अब मैं यहाँ वो क्लिप्स नहीं चला सकता, वरना सारा भांडा यहीं फूट जाता। खैर, यह है इनकी सच्ची पत्रकारिता। देखिए, अगर कोई सत्यपाल मलिक के, करण थापर के और रवीश कुमार के इंटरव्यू को ही अगर एक बार ध्यान से सुन लेना तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। मतलब इन्होंने एक ही इंटरव्यू में बार बार पलटी मारी है, और इसके पहले भी मलिक साहब ऐसी चीजें कर चुके हैं। मलिक साहब के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर बिहार से अच्छा है। जम्मू कश्मीर में एक सप्ताह में जितनी हत्याएं होती है उतनी हत्याएं बिहार के पटना में एक दिन में हो जाती है। देखिए, इससे पहले भी सत्यपाल मलिक अपने बयानों से पलटी मार चुके हैं। एक बार हरियाणा में एक सभा में मलिक साहब ने यह कहा था कि PM से मुलाकात के दौरान उन्होंने किसानों की मौत का मुद्दा उठाया था और PM से उनका झगड़ा हो गया था। इसके बाद उन्होंने यानी PM ने मुझे अमित शाह से मिलने के लिए कहा था। जब वो अमित शाह से मिले तो शाह ने उनसे कहा कि सत्यपाल, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह कर दिया है, आप इसकी चिंता मत करो, आप उनसे मिलते रहो, एक दिन उन्हें समझ आ जाएगा। लेकिन मलिक साहब एक इंटरव्यू के दौरान इस बयान से पलटी मार गए और एक्सेप्ट भी किया कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उस टाइम अपोजिशन ने PM को घेरने की बहुत कोशिश की थी, बहुत माहौल बनाया था। लेकिन जरा आप खुद सोचिए कि इस बार विपक्ष इतना हमलावर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि यह वाकई में काफी गंभीर मुद्दा है। देखा जाए तो सरकार गिरवा देने वाला मुद्दा है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इसको वैसे यूज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों वैसा माहौल नहीं बना रहा है? क्योंकि वो भी सत्यपाल मलिक को जानते हैं, उन्हें पता है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। खैर देखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम किसी की भी बातों को बस आंख बंद करके भरोसा न करें, उसे समझने की कोशिश करें। और देखिए, रही बात पुलवामा की, तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसमें इंटेलिजेंस का फेल्यूर था। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लिए कोई गाड़ी उस एरिया में 10-12 दिन तक घूमती रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस चूक को, इस गलती को मानना पड़ेगा और इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि देश के 40 जवान शहीद हुए हैं। खैर, अगर 40 ना होते, एक भी होता, तो भी एक जवान की जान भी उतनी ही कीमती है, इसीलिए इस चीज के लिए जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़े चैनलों के माध्यम से गलत जानकारी लाखों लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।